नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती हैं, उसके बाद यहां पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग सतत रूप से रिवीजन करते हुए कंसिस्टेंट इस सीरीज को फॉलो करें, देखें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में। मैं ये डेली यहां पर एश्योर करता हूं आप लोगों को। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है, जिसका नाम @ऑनली करंट अफेयर्स है, जो आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक डेडिकेटेड चैनल है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होती हैं, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट आर्टिकल को देखेंगे हम लोग। आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके है वापस। आप एक बात यहां पर नोटिस की है कि पिछले 3 महीनों में यहां पर कितनी बार ये रिवीजन में आई, आपके कितनी बार पुनरावृत्ति हुई इस टॉपिक की, कितने बार हुई? कई बार हुई। तो आपको क्या समझ में आता है? ऐसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है कॉर्नर करते हैं, ये तरीका होता है। मैं बार बार बोलता हूं, रिकॉग्नाइज करना कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है। किताबें बहुत हैं, डीडी बसु है, सुभाष कश्यप है, लक्ष्मीकांत है, अपने एनसीईआरटी हैं। भैया भटकते रहो, एक क्वेश्चन वहां से आ गया, वो वाली किताब पढ़ लो। हिस्ट्री एस के पांडे से 4 किताब आ गई, वो वाली किताब पढ़ लो। सब सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। ये हमारे भटकाव की स्थिति होती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही होगा, चाहे वो आपका कोई भी किताब में लिखा हो। 2 ही आर्टिकल है संविधान में, एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 129 और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट के लिए, और दूसरा जो आर्टिकल है आपका 215 है। मैंने आपको कई बार ये रिवाइज कराया। अब इसमें 2 तरीके की अवमानना है ना। तो जीएस पेपर 2 का कोर पार्ट है। अब तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अभी भी कमेंट देखता हूं मैं कि सर ये किस पेपर से, रियली मतलब मेरे लिए ये मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। सीरियसली मैं बिल्कुल पर्सनल बातें करता हूं और बहुत ही पर्सनली आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। हम लोग यहां पर सिर्फ इसलिए नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ा मॉनेटरी हमको यहाँ पर बेनिफिट होता है। बिल्कुल पर्सनल बात बता रहा हूँ आप लोगों को मैं ये, ठीक है ना। ये ज्ञान जी से भी मेरी रेगुलर बात होती है, काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। उनका भी यही मानना है कि जो चीज़ें आपको दिल्ली में 5 लाख रुपए में नहीं मिल रही थी, और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आप चाहे पॉलिटी की सीरीज देख लीजिए, पापा वीडियोस की जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आप उसकी ना उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। 10 घंटे का वीडियो हम लोगों के टाइम पे हम लोगों को मिला होता, आज भी हम लोग पढ़ते हैं ना, अगर 10 घंटे का वीडियो होते, इतनी ताकत है कि हम उसको 10 दिन में कम से कम नहीं तो 5 बार रिवाइज कर सकते हैं। वो पैशन होना चाहिए। अरे यार चीजें मिल रही हैं तो उसको ग्रास्प करिए, है ना। मैं यहां पर देखता हूं कि लोगों को लेके पर्सनली, देखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो काम करना है ना। ज्ञान जी का सीधा कहना है कि हम लोग काम करेंगे, हम काम पे, और मेरा भी वही मानना है, पूरी एससीएस की टीम का वही कहना है, हम काम पे ध्यान देंगे। आप लोग अब रैशनल हो जाइए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है। ये जो है ना पीक होता है टाइम यूपीएससी के लिए तो खासकर, है ना, स्टेट पीसीएस के लिए भी, है ना। तो अब जो है चीजें जो है आप उसको लेकर चलिए और उस हिसाब से देखिए किस पेपर में है, कहां आएगा। रेगुलर संगीता पाल जी हैं, वो रेगुलर आंसर राइटिंग कर रही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर जो है रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जैसे शिल्पी जी हैं। अच्छा, मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊं तो ये मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे आंसर जो है पर्सनली पढ़ता हूं। लेकिन मैंने एक देखा कि संगीता जी, आपने जो मैसेज, अगर आप मतलब वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपके लिए मैसेज है कि जब आप शेयर करती हैं आंसर, तो वहां पर ना मतलब कम से कम गूगल ड्राइव की जो लिंक होती है ना, वो ऑप्शन होता है वहां पर कि जो है वो पब्लिक कर दीजिए आप उसको, तो जो एक्सेस करेगा वो वहां से उसको रीड आउट कर सकेगा, पढ़ सकेगा, ठीक है ना। और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके से करते तो चलिए आप 90 डेज, आप लोगों को खुद फील होगा कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। वरना मेरे बहुत सिंपल है कि मैं यहां पर पूरी फाइल को पढ़ दूं और मैं उसको निकल जाऊं। और उन चीजों से बचिए, मैं बोल रहा हूं। फैक्चुअल चीज, कोई क्वेश्चन बता दिया, आप लोग उसमें जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं वीडियोस में कि नहीं ये वाला फैक्ट बता दिए हैं, ये वाली प्रजाति बता दिए हैं, आएगी आईयूसीएन की। अरे बहुत छोटे फैक्ट्स होते हैं, ये स्कूल का पेपर नहीं है,
एनालिटिकल अपना जो आप अप्रोच डेवलप कर लीजिए, प्रीलिम्स आपके लिए खेल हो जाएगा। मेंस जिसका बढ़िया है, प्रीलिम्स नहीं रुकता, एक महीने पहले सिर्फ कंटेक्चुअल चीजों को हमको देखना पड़ता है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। मेरा मन था आज बोलने का, है ना, आप लोगों ने दिवाली भी सेलिब्रेट कर लिया होगा, मन की बातें थे इसलिए सामने रख दिया मैंने आप लोगों के लिए। अगर कुछ भी मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं मैं, ठीक है ना। आप लोग मतलब दोस्त समझिए मुझे, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझ सकते हैं आप मुझे, है ना। तो उस हिसाब से आप चीजों को लीजिएगा। हम यहाँ पर देखेंगे, ये मेरे को बताना जरूरी थी, मुझे लगा। अब यहाँ पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अब रेफरेंस बदल गया होगा कि भैया यहाँ पर जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, अब अटॉर्नी जनरल का आपका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 76 है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया, इसमें 11 माइनस कर दीजिए तो 165 में क्या होगा, जो स्टेट में आपके एडवोकेट जनरल होते हैं वो होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अटॉर्नी जनरल क्या है, तो अटॉर्नी जनरल जो है सरकार का वकील होता है। जैसे हम लोग करते हैं ना, अपने लीगल एडवाइजर को नियुक्त करते हैं, तो वो सरकार का लीगल एडवाइजर, सरकार का पक्ष, सरकार का केस होगा तो कौन रखेगा, अटॉर्नी जनरल रखता है। दैट्स इट। तो अभी जो आपके के वेणुगोपाल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और एक अन्य जो आपके जज हैं उन पर अत्यधिक जो है आपत्तिजनक जो ट्वीट है किया गया था, स्टैंड अप आपके कॉमेडियन है जो जिनका नाम कुणाल कामरा है, तो उनके खिलाफ जो है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए जो है अपनी कंसेंट दे दी है, मतलब अपनी सहमति दे दी है। अब ये क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। अब हमको पढ़ना क्या है कोर में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब बताइए, इसमें ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भैया 1971 का जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, उसमें बताया गया है कि अवमानना का अर्थ, मैं बोलता हूं शब्द विज्ञान, कहने का मतलब एटिमोलॉजी। अवमानना मतलब क्या, कि उनका अपमान कर देना, तो डिसरिस्पेक्ट करना फॉर द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्ट। क्यों, क्योंकि कोर्ट में जनता की आस्था होती है, वो तो वहां पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए। अब लोग उन्हीं के बारे में अगर आपत्तिजनक टिप्पणी और उनकी गरिमा को अगर वो ऋणात्मक रूप से वहां पर प्रभावित करेंगे, तो उस पर तो उनको दिया जाना चाहिए ना राइट्स। लेकिन अब वहां पर वो बात आती है कि वहां पर रैशनल उनको भी होना है कि उसका वो दुरुपयोग ना करे, है ना। कि जो भी शक्ति होती है ना, कोई भी शक्ति, अब आपके घर में छोटा भाई है, आप उसको मतलब पढ़ाने के लिए अगर डांट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपसे छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर आप समझ लीजिए कि उसके ऊपर जबरदस्ती मतलब कोई काम करवाना चाह रहे हैं, तो वो क्या एथिकली करेक्ट है, ये तो आपको सोचना नहीं। यही तो जीएस पेपर 4 है। हाँ, किताबों में पढ़ लेंगे हम नैतिकता क्या है, वो क्या है। आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, वहां पर जो बैठे रहते हैं ना, वो अपना पूरा जीवन इस फील्ड में देके बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो वो तुरंत पकड़ लेंगे। किसी से पूछा गया क्यों आईएएस बनना, बचपन से सपना था, तुरंत पकड़ लेते हैं, अच्छा सबका तो सपना ही होता है ना, बनने के बाद। तो कुछ जेन्युइन रीजन लेके जाइए। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरा एक ही आपके लिए आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्यों बनना चाहते हैं? दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे का सपना है, समाज में दिखाने के लिए। अगर इस तरीके का अगर कोई मोटिवेशन है ना, तो वो ज्यादा दिन ड्राइव नहीं करता है। कुछ दिन बाद फिर हम बैकअप ढूंढते हैं और धीरे धीरे बैक ऑफ हो जाते हैं अपनी फील्ड से। आप देख लीजिए, 100 लोग तैयारी करते हैं, 90 लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं, 10 लोग लड़ते रहते हैं। और जो लड़ते हैं, चाहे वो सेलेक्ट हो चाहे नहीं, वो जीवन में सफल जरूर होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं। ये चीज मेरी आप कहीं भी लिख के रख सकते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ना। मेरा भी, हमारे पूरे सर्कल में लोग जो हैं वो बहुत अच्छी अच्छी जगह है और मैं सबको देख रहा हूं, ठीक है ना। तो वो चीजें जो हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करने की जरूरत होती है। आप लोग रैशनल हैं तो इस तरीके का डिस्कशन जरूरी होता है, इसलिए मैं करता हूं, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम हो तो मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर बंद कर देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हमको एक एक्ट याद करना है कि इसके लिए एक जो है आपका जो स्टैच्यूटरी प्रोविजन लाया गया। क्यों, क्योंकि जो आपकी संसद है वो कानून बनाएगी। तो अब अगर अवमानना से संदर्भित कोई कानून बनाना है तो संसद के थ्रू लाया जाएगा। संसद में ही क्यों लाया जाएगा, क्योंकि संसद क्या है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है, जहां पर हम अपने लीडर को नियुक्त करते हैं। क्योंकि भैया सब लोग तो लीडर बन नहीं सकते, तो हमारे बिहाफ में रूल्स कौन बनाएगा, विधायिका में, तो हम जो है वहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजते हैं। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो यहां पर जो है उसकी कोर्ट की, पर्टिकुलर कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करना, उनके डिग्निटी और राइट्स के संदर्भ में, वो भी विलफुल है ना, मतलब ऐच्छिक रूप से अनादर करना जो है उसका संदर्भ है आपका न्यायालय की अवमानना से। अब इसमें जो है अवमानना को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जो रेगुलर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल रिवीजन होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके किसके लिए रिवीजन है, उससे पता चलेगा मुझे कि कौन जो है रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सिविल जो कंटेम्प्ट है आपका क्या होगा, अब सिविल से नाम समझ में आ रहा है कि मान लीजिए डेलिबरेटली अगर डिसओबीडियंस या वायलेशन किया जाता है, कोई भी डिसीजन है आपका, डिक्री है, ऑर्डर है, रिट्स है, या कोई और भी प्रोसेस, कहने का मतलब
ये जितने भी बाइफर्केशन है, क्या ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है? कहने का मतलब उन्होंने कोई निर्णय दिया, कोई आदेश दिया, तो आप उसकी जानबूझ के अगर अवहेलना कर रहे हैं तो वो सिविल अवमानना के अंतर्गत आ जाएगा। उसी को बोला जाता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दैट्स इट। उसके बाद जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, अब नाम से समझ में आ रहा है आपको, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होगा? इसमें जो है आपका कि जो भी आपकी क्रिमिनल, जो भी आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको बोला जाता है, आपराधिक अवमानना, तो उसमें मान लीजिए कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि या तो रिटन हो या आपका वर्बल हो, मतलब मौखिक हो, लिखित शब्द हो, या आपका संकेत वगैरह हो, है ना, जैसे मतलब कोई भी संकेत वगैरह जो यूज करते हैं किसी एक्सप्रेशन को अभिव्यक्त करने के लिए, है ना, अभिव्यक्ति के लिए, किसी भी अपनी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए, वो भावना कैसी हो आपकी कि जो भी आपके क्या न्यायालय की जो आपकी निंदा से जो आपकी प्रेरित हो, मतलब उसकी जो आपकी प्रतिष्ठा है उसको क्या करे, वो डिक्लाइन करे, अवनत करने की उसमें प्रवृत्ति हो, है ना। तो इस तरीके के जो आपके जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो आपके कैसे माने जाते हैं, वो आपके आपराधिक अवमानना के अंतर्गत माने जाते हैं। इसमें देखने वाले भी चीजें आती हैं, मतलब दृश्य पटल भी उसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रकाशन वगैरह, पब्लिकेशन वगैरह भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लेकिन बात वही है कि इसमें जो आपका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, न्याय प्रशासन है आपका, उसमें किसी भी तरीके से अगर हस्तक्षेप किया जाता है, विलफुल, है ना, मतलब जो जानबूझकर उसकी निंदा वगैरह करने का जो भी आपकी प्रवृत्ति देखी जाती है ना, या उसकी प्रोसीडिंग्स में बाधा डालने की, तो वो आपकी आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आता है। और यहां पर जो मतलब मेन चीज है, तो इसमें किस तरीके का जो है दंड का प्रावधान है, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर यहां पर अदालत की जो अवमानना है, जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अगर वो वहां पर प्रूफ हो जाता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो उसको जेल हो सकती है 6 मंथ की, और या फिर उसके साथ है और लगा हुआ है, ठीक है ना, तो और का मतलब अथवा है, अथवा मतलब 2000 रुपए तक का आपको उसको आर्थिक दंड दिया जा सकता है, या फिर दोनों रूप से उसको पेनलाइज किया जा सकता है। उसके बाद यहां पर लिखा गया अपॉन द एपोलॉजी बाय द अक्यूज्ड एंड द कोर्ट बीइंग satisfied with it, the accused can be pardoned and released। तो कहने का मतलब यह है कि यह अदालत का अपना जो है डोमेन है कि अगर वो संतुष्ट हो जाती है कि भैया ठीक है, विलफुल नहीं किया गया है, इनको एहसास हो गया, क्योंकि देखिए किसी को भी दंड दिए जाने का प्रावधान जो बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है, ताकि जो है एक अगली बार वो करने से बचे और वापस से जो है सही रास्ते में वो आ सके। ऐसा नहीं कि उसको प्रताड़ित करने के लिए ही सिर्फ जो है दंड का प्रावधान किया गया है। तो वही यहां पर भी समझिए कि अगर अदालत जो है सेटिस्फैक्ट्री उनसे जवाब पा जाए या सेटिस्फाइड हो जाए कि भैया ये जो है अब नहीं करेंगे, और या फिर इनसे जो है गलती से, मिस्टेक से ऐसी जो है कार्यवाही हो गई है, तो उन्हें वो माफ भी कर सकती है। कौन? अदालत ही कर सकती है, ठीक है ना, उसकी सजा वगैरह माफ कर सकती है, मुक्त कर सकती है। इसके बाद 1991 में यहां पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आपकी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां पर जो है, और मतलब कोर्ट्स के संदर्भ में, तो वहां पर एक्सटेंशन देखा गया, वहां पर किस तरीके का कि यहां पर बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इट हैड द पावर टू पनिश नॉट ओनली फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए नहीं ये लागू होंगे आपके संदर्भ, ये जो है आपके किसी भी जो आपके हाई कोर्ट हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या ट्रिब्यूनल्स, ये इनका जो विस्तार है वो हर जगह देखा जाएगा, क्योंकि वो भी तो आपके न्याय प्रदान करने वाले एक क्या है, हमारे यहां बॉडी ही है। उसके बाद आप देखेंगे कि हाई कोर्ट हैव बीन एम्पावर्ड टू पनिश, हाई कोर्ट को भी जो है सशक्त किया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से संदर्भित है, तो वो आपका सेक्शन 10 है, जो आपका एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ये आपका फैक्चुअल पार्ट है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद जो यहां पर संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, तो सबसे जो डायरेक्टली है दो ही है, 129 और 215, ये आपका अप्लाइड पार्ट है। जैसे 142 सब क्लॉज 2 देखते हैं, तो वहां पर ये लिखा गया है कि ये इनेबल करता है, मतलब अथॉरिटी देता है सुप्रीम कोर्ट को टू इन्वेस्टिगेट एंड पनिश एनी पर्सन चार्ज विद कंटेम्प्ट। इसके बाद आप देखेंगे कि जो यहां पर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये हेल्थ से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 में आप इसको रख सकते हैं। निमोनिया और जो डायरिया की प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है हमारे यहां, आप लोगों ने एक स्कीम सुना होगा, जो इंद्रधनुष आपकी स्कीम थी, है ना, दो थी आपकी, एक बैंक से रिलेटेड थी और एक आपकी टीकाकरण इम्यूनाइजेशन से आपकी रिलेटेड थी। तो बताइएगा जरा, बैंक और वो दोनों की जो इंद्रधनुष स्कीम है ना, उनका क्या नाम है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 3-4 साल पुराना हो गया और वही सब ये चीजें हैं। तो वो जो वहां पर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, वहां पर हमारे भारत देश की क्या देखी गई है, वहां पर प्रगति की रिपोर्ट देखी गई है। अभी एक रिपोर्ट आई है, तो बताया जा रहा कि यहां हमारे यहाँ जो यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है ना, उसमें सिग्निफिकेंटली जो प्रोग्रेस यहां पर देखी गई है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स जो है हमको जो है जो याद रखने की जरूरत है। इसमें जो है भारत के संदर्भ में अचीवमेंट बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल टारगेट था, ठीक है ना, उसका 90% कवरेज है फॉर 3 आउट ऑफ
5 वैक्सीन, मतलब जो 5 आपकी यहां पर वैक्सीन की बात हो रही थी डिसीज के संदर्भ में, उसमें 3 जो डिसीज है जिसके टीके वगैरह का जो कवरेज किया गया है ना, सार्वभौमिक रूप से, तो उनका जो है 90% कवरेज जो है वहां पर कवर किया गया है ना, वहां तक विस्तारित किया गया, विच इज मॉनिटर्ड इन द कवरेज रिपोर्ट। दीज वैक्सीन आर डिप्थीरिया, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, पर्टुसिस है ना, और उसके बाद टिटनेस है आपका, ठीक है, उसके बाद आपका मीजल्स है आपका, है ना, मीजल्स रेजिस्टेंस वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज है, उसके बाद हेमाफिलस आपका इन्फ्लुएंजा टाइप 2 है ना, और न्यूमोकोकल आपका कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड रोटा वायरस वैक्सीन है ना। तो इनके संदर्भ में जो है बीमारियां और उसके संदर्भ में यहां पर टीकों का नाम बताया गया, बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट है, इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। इसके बाद जो कवरेज ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन की बात किया जा रहा है भारत में, तो बोल रहे हैं 18% जो है वो आपका जो है यहां पर वृद्धि देखी गई है, मतलब पहले 2018 में ये 35 था, तो 18 जोड़ दीजिए तो 53% का कवरेज हो गया है 2019 में। इसके बाद कवरेज अगेंस्ट जो आपका निमोनिया की बात कर रहे हैं, है ना, जो न्यूमोकोकल लिखा हुआ है निमोनिया, तो वो इंक्रीज हो गया है आपका 9% से, तो पहले आपका 6% था 2018 में, तो 2019 में 15% हो गया। इन सब फैक्ट्स को रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट किस तरीके से जो है इनिशिएटिव्स ले रही है, ये सब हम कहीं कोट कर सकते हैं, ऐसे वगैरह में, आंसर वगैरह में सेपरेट क्वेश्चन तो कभी बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो इंडिया हैज आल्सो कंप्लीटेड द 100-day एजेंडा जो आपका था ऑफ द रोटा वायरस वैक्सीन एट एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल एट द नेशनल लेवल, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट जो आपका वैक्सीन का एक्सपेंशन है वो हेल्प कर रहा है, सेव कर रहा है 26 मिलियन चिल्ड्रंस को एनुअली। बताइए ये डेमोग्राफिक आपका जो डिविडेंड है उसको मोबिलाइज नहीं करेगा इस तरीके की चीज। आपके देश का भविष्य बच्चे ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब उनको आप हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी दे देंगे और एजुकेशन की जो है आपकी फैसिलिटी अच्छी दे देंगे, तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, उसके बाद उनको आप स्किल दे देंगे, है ना, उसके बाद उनको स्किल हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, ये दे दिया आप लोगों ने, तो वो फिर आपका ह्यूमन कैपिटल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, देन सोशल कैपिटल और नेशनल कैपिटल देश की अर्थव्यवस्था में अपना सक्रिय रूप से वहां पर भागीदारी को सुनिश्चित कर सकेगा, है ना, नॉर्मल सी चीज है। तो यहां पर 26 मिलियंस को एनुअली जो है यहां पर जो है वो क्या किया जा रहा है, उनको बचाने में ये आपका सहायता करेगा, जो आपका रोटा वायरस डायरिया की जो आपकी जानलेवा मामले हमारे यहां दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि इंडिया हैज फेल्ड टू अचीव ऑल 4 टारगेट्स, सो भारत फेल हो गया है चारों टारगेट्स को अचीव करने में और ट्रीटमेंट में, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन की बात थी, केयर सीकिंग की बात थी, और एंटीबायोटिक्स और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एंड जिंक सप्लीमेंटेशन की बात यहां पर बताई जा रही थी। ये नॉर्मली देख जाइएगा, ये नाम नहीं पूछे किसमें रह गए किसमें नहीं, लेकिन ये फैक्चुअल चीज है, तो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम क्यों छोड़े, तो 2 लाइन का है, आप कॉर्नर में इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। इसके बाद निमोनिया और डायरिया की बात बताई जा रही है, तो भैया जो आपके न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, है ना, जो आपके इन्फेंट जो आपकी मॉर्टेलिटी का जो आपका रेशो है वर्ल्ड लेवल में बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा उनकी मौतों का जो सबसे बड़ा आपका डेटा है वो कहां है, आपका पूरे विश्व में निमोनिया और डायरिया के कारण होती है ना, बच्चों की मौत में। तो जो ज्यादा जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं उसमें इनका भी अपना रोल है, ठीक है ना। तो यहां पर बताया जा रहा है कि मोर देन 29% ऑफ द टोटल डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज आर ड्यू टू दीज डिसीज। बताइए 1/3 हो गया ना, लगभग 29% है ना, तो 1/3 मत मानिए आप उसको, ठीक है, फिर भी मान लीजिए कि 3 गुने के अप्रोक्सीमेटली है, उसको बिल्कुल कॉन्क्रीट मत पकड़ लीजिएगा कि 33.33, है ना। जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप जो है फैक्चुअल चीजें जो है वो उनको बता दें, आप आईएएस बनने जा रहे हैं, ठीक है ना, फैक्ट्स को पकड़ के आपको एनालिसिस करना है, ठीक है ना, तो उन चीजों को आप समझिएगा। तो इसमें जो है यही बताया जा रहा है कि 29% से जो अधिक मौतों का जो कारण है वो यही आपकी बीमारी के कारण बच्चों में देखी जाती है, जो 5 साल से कम उम्र के आपके बच्चे हैं। तो यहां पर डायग्रामेटिक जो है आपका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये IAEA से संदर्भित है, ठीक है ना। तो जब भी आपके न्यूक्लियर इश्यूज को आप पढ़ते हैं, चाहे आपकी CTBT हो, ठीक है ना, चाहे NPT हो आपका, ठीक है, तो ये जितने भी प्रावधान आप देखेंगे, ठीक है, तब वहां पर एक ही आपकी संस्था का नाम आता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। चाहे आप इराक, ईरान कहीं का भी मुद्दा देख लीजिए, अभी यूएस से वहां पर चल रहा था, तो ये जो है हमेशा न्यूज में रहती। तो इसके बारे में जानने की जरूरत है, जीएस पेपर 2 से होगा, इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड लेवल पे। तो ये क्या करती होगी, परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, तो भैया सुपरविजन करती है कि कहीं पर जो आपकी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है तो उसका उपयोग जो है वो सही दिशा में एनर्जी के प्रोडक्शन में कर रहे हैं कि बम बना रहे हैं, है ना, कि आतंकवादी जैसी तो गतिविधियां नहीं है, तो उन चीजों को वो वहां पर मॉनिटर करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ की जो एक रिपोर्ट आई है IAEA की, तो वो बताया जा रहा है उसके द्वारा कि जो नॉर्थ कोरिया है आपका,
ठीक है ना। तो नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार भंडार जो है अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। कुल मिला के ये है कि नॉर्थ कोरिया के बारे में तो किम योंग जोंग के स्टेटमेंट सुनते होंगे कि आज हम जो है एंटी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो छोड़ देंगे, तो कभी बोलते हैं कि हमारे यहाँ से जो है आपका ऐसे न्यूक्लियर जो है बम्बार्डिंग कर देंगे, हमेशा इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं ना। वो बात अलग है कि वो आपका आईआर का पार्ट है जिसमें चाइना जो है उसको बैकअप देता है, ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान को देता है। तो भैया करे क्या, अब यूएस से समस्या है, सामने से नहीं कर पा रहा तो पीछे से करेंगे, ये जो है आपका रूल ही है आईआर में, और यही चाइना खेलता है हर जगह, चाइना कार्ड ही है। तो यहां पर जो है ये जो कोरिया के अंतर्गत जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो उसका रिजर्व है, वो आपका वायलेशन कर रहा है किसका, इंटरनेशनल नॉर्म्स का, लॉज का। तो इसके रिस्पांस में नॉर्थ कोरिया ने अक्यूज किया है जो आईएईए आपकी एजेंसी ऑफ बीइंग अ पपेट ऑफ इट्स एनिमी कंट्रीज। तो बोल रहा है कि भैया ये उनका जो है पालतू कठपुतली है ना, कठपुतली की तरह है ये, जो उसके शत्रु देश है तो उन्हीं के संदर्भ बात करता है, हमारी बुराई करता है और हमारे ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है और आरोप वगैरह लगाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो है स्कूल वाली इनके बीच में लड़ाई चल रही है। अब यहां पर समझिए नॉर्थ कोरिया का जो स्टेटमेंट है, अब इनका तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं वो किम योंग जोंग, ठीक है ना। तो अब उनका स्टेटमेंट देखिएगा कि उन्होंने बोला कि आईएईए जो है इज नथिंग मोर देन द पॉलिटिकल टूल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। तो उन्होंने बोला ये आपका पॉलिटिकल टूल है भैया, अपने फायदे के लिए ऐसे आयामों को अपनाया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज यूज इट एट देयर बिहेस्ट, देयर इज नो मोर स्कोप इन दैट। तो कहने का मतलब ये कि वो बोल रहे पश्चिमी देश के पास तो स्कोप बचा नहीं और हमको करने दे रहे, हम क्यों करें भैया, शुरू में तो तुमने सब कर लिया, उसकी जो बेनिफिट्स है वो अवेल कर लिए। तो ये जो उत्तर कोरिया के खिलाफ जो शत्रु ताकतों की धुन पर नाचने वाली कठपुतली है, उसी के समान जो है उसको संदर्भित करके वो उसी से को रिलेट करके बोल रहे हैं कि ये आपकी पपेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से चलती है, जो नॉर्थ कोरिया के एनिमी कंट्रीज हैं, क्योंकि इनको संज्ञा एनिमी कंट्री की ही दी गई है, शत्रु देश बोला जाता है पूरे विश्व में इनको, ठीक है ना। तो आईआर में तो बैकग्राउंड क्या है इसका कि 2003 में जो है आपका जो एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ना, इसको ऐसे ही समझिएगा। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब ये कि भैया अब जो है आप न्यूक्लियर जो है एनर्जी का उपयोग हथियार उत्पादन नहीं करेंगे, जो करेंगे तो उसको सुपरविजन करेगी कौन सी, ये संस्था। तो भारत ने बोला कि भैया हमारे यहां तो नहीं हो पाएगा, हमने साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरी चीज ये कि हमारी संप्रभुता का विषय है, हम तो सॉफ्ट पावर है भैया, हम क्यों युद्ध करेंगे, है ना। तो पहले युद्ध ना करने की नीति तो हमारी 50 के दशक से फॉरेन पॉलिसी में एक्यूमुलेटेड है ना, उसको अपनाया गया है, उस संदर्भ में लेके चलिएगा। तो इन्होंने क्या किया, नॉर्थ कोरिया ने जो है ज्वाइन कर लिया, एनपीटी को साइन कर लिया, मतलब एनपीटी से सेपरेटेड हो गए, सॉरी देखिए ध्यान से देखिएगा, एनपीटी से सेपरेट हो गए, क्योंकि एनपीटी के अंतर्गत रहते तो वो सुपरविजन चलता रहता, तो सेपरेट हो गए भैया कि आराम से काम करेंगे। तो आईईएई से वो जो है 2003 में अलग हो जाता है ना। अलग इसीलिए हुआ जाता है कि उनका कंट्रोल खत्म हो जाए, सीधी बात है। तो सिंस देन इट हैज ग्रेजुअली बिल्ट अ लार्ज न्यूक्लियर रिजर्व। तो बोला जा रहा है कि भैया इसी के बिहाफ में उन्होंने जो है अब सुपरविजन खत्म हो गया, मॉनिटरिंग खत्म हो गई, तो जो है लार्ज जो आपके न्यूक्लियर रिजर्व हैं वो वहां पर ग्रेजुअली जो है वहां पर बिल्ट होते चले गए। सेवरल टेस्ट्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैव बीन कंडक्टेड बाय प्योंगयांग जो आपका है सिंस इट्स एग्जिट फ्रॉम द एनपीटी, ठीक है ना। तो दोनों ये जो है आपका प्योंगयांग का मतलब वो नॉर्थ कोरिया की बात करें, कैपिटल से बात करते हैं ना, दिल्ली इस तरीके से बात करते हैं ना, तो वही चीजें हैं यहाँ पर, सिंस इट्स एग्जिट फ्रॉम द एनपीटी। तो आईएईए के जो आपके इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने अलाउ नहीं किया था उनकी एंट्री इनटू द कंट्री फॉर ओवर अ डिकेड, दशकों तक जो है इनकी एंट्री को जो है बैन करके रखे थे। उसके बाद प्योंगयांग की वेपन प्रोग्राम की बात किया जाए तो उसको कंडेम किया गया है आईएईए के द्वारा एज अ कमेंड, जो आपका कंडेम मतलब कंडेम किया गया काम है ना। तो कंडेम बोला जा रहा है ना कि कंडेम किया है उन्होंने, तो उस योग्य है वो आपका। और न्यूक्लियर एक्टिविटी जो है इसकी वो मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न है, बोले बहुत बड़े चिंता का विषय है पूरे विश्व के लिए, और पूरा विश्व जो है इससे प्रभावित हो सकता है, इसका ऋणात्मक प्रभाव सब पर देखा जा सकता है। चाइना खुद नहीं आएगा तो पाकिस्तान और इनसे करवा देगा, है ना। तो उसने इस तरीके के जो है आदमी आसपास रख रखे हैं। अब आईएईए के बारे में फैक्चुअल जानकारी रखने की जरूरत है हमको, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछा भी जाता है संस्थाओं के बारे में, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है लेकिन डोमेन अलग होता है उसका, है ना, ऑप्शनल में जो पूछा जाता है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि वर्ल्ड की आपकी लार्जेस्ट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन सेंटर है, इसको स्टैब्लिश किया गया 1957 में एज द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो भैया वियना ऑस्ट्रिया में है ये आपका, है ना। जर्मनी, बिस्मार्क, ये सब याद होगा आपको, है ना। तो काबूर ये सब याद होगा वर्ल्ड हिस्ट्री वाला, अगर आप लोगों ने देख रखा होगा। तो दिस
वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज जरूर देखिएगा, बहुत ही मेहनत करके बनाया है मैंने, मतलब आप लोग देख के बताइएगा इतनी मेहनत किया गया उसमें, मतलब टेस्ट चेंज किया मैंने कि वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। हम डर जाते हैं, पुनर्जागरण ही पढ़ते 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 रह जाते हैं जो सिलेबस में ही नहीं है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आ चुका वो ट्रेंड खत्म हो गया, जब इंट्रोड्यूस हुआ था तभी पूछते थे, सब सब बच्चे लिख देंगे, साइंटिफिक अप्रोचेज वहां पर लिख देंगे, नए नए जगहों की खोज लिख देंगे, तार्किक चिंतन, ये सब रटी रटाई चीजें हैं वो लिख देंगे। लेकिन जो पूरा जो है आपकी जो सीरीज है बहुत अच्छे तरीके से आपको मजा आएगा। 10-11 घंटे में हम लोगों को पढ़ने में इतना टाइम लग गया इतनी बुक से, उसके बाद उसको सोचने में मुझे इतना टाइम लग गया जो उस सीरीज को बनाना था मुझे, कि मैं कैसे आप लोगों के लिए किस तरीके से इनोवेट करके जो है वहां पर चीजों को रख पाऊं। आप लोग एक बार देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का होगा ना आपकी रीच के बाहर नहीं होगा, मैं आपको एश्योर करता हूं। बहुत उस तरीके से बनाया गया है उस सीरीज को, ठीक है ना। तो वहां पर वही बताया गया, न्यूक्लियर का पूरा इश्यूज वगैरह भी वहां पर जो है मैंने डिस्कस किया है। अब उसको पॉलिटिकल साइंस से मत करिएगा, मतलब कोरिलेट, क्योंकि अब उतना करता मैं तो ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाता है, फिर पता चलता है कि सब बोल रहे हैं कि वीडियो का टाइम ज़्यादा है मतलब टाइम ज़्यादा होता नहीं, पता नहीं कैसे लगता है, लेकिन फिर भी टाइम के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर पता चल गया अपना को वियना ऑस्ट्रिया में। ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपका काम करता है प्रमोट करने के लिए, क्या प्रमोट करेगा कि पीसफुल यूज करो भैया न्यूक्लियर एनर्जी की। हम डेवलप कंट्रीज हैं, P5 ने पहले बना लिया और बनाने के बाद बोल दिया कि भारत नहीं बनाएगा, इसीलिए जो है हमारे यहाँ जो परीक्षण उस तरीके से किया गया और फिर आप देखते हैं पोखरण के बाद तो हमारे यहाँ जो कड़े प्रतिबंध भी लगाए गए थे, लेकिन फिर बाद में बिना साइन किए हुए हम किस में शामिल हो गए, जो न्यूक्लियर डील है आपकी 123 यूएस के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये आपका प्रिवेंट करता है न्यूक्लियर वेपन्स के जो आपके मतलब नेगेटिव यूज हैं, जो आपके हार्म कर सकते हैं दुनिया को, समाज को, लोगों को, ठीक है ना। तो उस तरीके से उन प्रावधानों को रोकने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए और उनके मिलिट्री पर्पस के यूज को भी जो है वो नहीं होने देने के लिए ये आपकी कार्यरत है ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द यूएन। बिल्कुल ठीक बात है भैया, क्यों आएगा, हमारे यहाँ का आपका बॉडी है, संप्रभुता का विषय है, सोवरेंटी का विषय है, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और IAEA के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है, मतलब जो ट्रीटी है, इट रिपोर्ट्स टू बोथ द यूएन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। तो बोल रहे हैं काउंसिल में भी और जो जनरल असेंबली दोनों में जो है उसकी रिपोर्ट वगैरह को रखने की व्यवस्था। हमारे यहाँ देखिए जनजाति से संदर्भित अगर कोई मंत्रालय से रिपोर्ट है उसको कौन जो है वहां पर पुट करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं ना, तो वैसे ही आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल जो आपकी असेंबली है वहां पर जो है इस ट्रीटी के तहत जो है इनको रिपोर्ट करना पड़ता है ना। तो और यहाँ पर लिखा गया, इट ऑल्सो सर्व एज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी वर्ल्ड वाइड। पूरे आप यहां से यहां तक देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 लाइन की भी चीजें नहीं है, 4 कीवर्ड हैं, बाकी सब जो है वो कहानी के रूप में लिखा गया है। इसके बाद यहां पर जो है आपका क्या दिया गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इसको देख जाइएगा आप लोग। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को एक बार देख सकते हैं आप, सारे फैक्ट्स को रटने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। बार बार इसीलिए फोकस करता हूं कि ज्यादा हमको जो है वहां पर क्लिष्टता नहीं बनानी है दिमाग में। जितना स्वच्छ और साफ रहेगा दिमाग उतने से अच्छे तरीके से आपको जो ग्राह्य होगा, ग्राह्यता उसकी जो सुलभ होगी, जो आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी है वो इनहैंस होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 17th आसियान इंडियन जो आपकी समिट के बारे में बताया जा रहा है, तो भैया सीधी चीज ये है कि ये आपका IR का डोमेन है, पहली चीज, ठीक है ना। और जो आप वर्ल्ड ऑर्डर देखते हैं ना उसमें बाइलैटरल ट्रीटी देखते हैं, मल्टीलैटरल देखते हैं, तो उस अंदर में आप जो है ग्लोबल साउथ का जो कंसेप्ट आया आपका, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, एमर्जिंग जो आपकी इकोनॉमीज है, अंडर डेवलप्ड है, तो उनके वेलफेयर के लिए जो है, क्योंकि बाकी जो संस्थाएं थी, ब्रेटन वुड्स देख लीजिए, UN देख लीजिए, तो उसमें जो प्रभुत्व है आपका वो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज की का था। तो जो हितों का संघर्ष होगा भाई, डेवलप्ड और जो आपकी डेवलपिंग जो आपकी कंट्रीज होंगी, है ना, क्लैशेस देखा जाएगा ना वहां पर इंटरेस्ट के बीच में, तो भैया इनके लिए जो है स्पेसिफिक इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था की गई है ना। चाहे आप ब्रिक्स देख लें, बैंक की व्यवस्था देख लें, चाहे इस तरीके के आपके फोरम्स देख लें आप, है ना, वहीं से कनेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर अटेंड किया प्रधानमंत्री जी ने इस समिट को, और जो 10 आपके आसियान मेंबर हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इन द कॉन्फ्रेंस एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ वर्चुअल मैनर। तो जितनी भी आपकी जो इस तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं वो वर्चुअल ही, मतलब क्या हो रही है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही हो रही है, तो कुछ नई चीज है नहीं इसमें। अब इसमें की पॉइंट्स बताया जा रहा है, ये जो आपकी क्या है समिट है, तो की पॉइंट ये है कि जो समिट है वो अटेंड की गई, आपके सारे जो मेंबर्स थे आसियान मेंबर्स उनके द्वारा, उनको हेड किया किसने, वियतनाम ने। ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, ठीक है ना, कि इसकी जो अध्यक्षता है वो इस बार वियतनाम ने की है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज को वहां पर उठाया गया है, जहां पर भी आपके साझा हित हैं, कॉमन इंटरेस्ट है, ये है आपका कीवर्ड। उसके बाद जो भी कॉन्सर्न आपके रिलेटेड है, जैसे मैरीटाइम आपकी जो बाउंड्री वगैरह होती है ना, तो उसमें साउथ चाइना सी वाले पोर्शन के लिए है इन्होंने, टेररिज्म को भी कवर किया है, वर डिस्कस्ड इन दिस
कॉन्फ्रेंस। उसके बाद मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो आसियान ग्रुप है हैज़ बीन द कोर ऑफ इंडियाज एक्ट। तो सीधी बात है, कोर मतलब हृदय से मतलब है कि जो है आपकी कोर मतलब सोल से भी आप समझ सकते हैं उसको, कि जो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, देखिए ये भारत हो गया हमारा, आप समझिएगा इसको, आप समझिएगा इसको, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, मैप वैप जो है वो आप लोग इसमें परेशान मत हो जाइए कि मैंने मैप गलत बना दिया और ये है ना, मेरी राइटिंग भी ख़राब होगी, आप लोग की बहुत अच्छी है ना, राइटिंग अच्छी होगी तो इसको माफ़ करिएगा, मैं बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो आपका एरिया है ये आपका साउथ चाइना सी वाला है। तो भैया हमारी मैरी टाइम बाउंड्री जो है बहुत बड़ी है, आपको पता है ना। इधर भी आपका 7515.56 करके आपका डेटा है ना। तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इतना ही है। अगर टोटल जो है आपकी तटीय हमारी सीमा देखेंगे तो भैया इतनी बड़ी हमारी मैरी टाइम बाउंड्री है, तीनों ओर से जो हम पानी से घिरे हैं, इसलिए पेनिनसुलर एरिया बोला जाता है इसको। तो हमको तो मैरी टाइम सिक्योरिटी की वैसे भी जरूरत है, और साउथ चाइना सी में तो आतंक मचा रखा है चाइना ने, वहाँ ADIZ लगा दिया उसने। तो कभी जो है आपका वहाँ विवाद उसका फिलीपींस के साथ है, तो कभी जापान के साथ है, वो मतलब सबके साथ उसका विवाद रेगुलर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप साउथ चाइना सी वाला पार्ट देखेंगे तो मेन जो आपके चोक पॉइंट्स हैं लाइक मलक्का स्ट्रेट है, अब वहां से विश्व का जो मैक्सिमम आपका व्यापार होता है वहां से। तो ऐसे अगर व्यापारिक जो आपके क्षेत्र पे आपका प्रभुत्व बन जाए तो उसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व तो है ही है, ठीक है ना, उस संदर्भ में लीजिएगा। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ही सेड दैट अ हार्मोनियस, जो लिखा गया हार्मनीज से संदर्भित है ये। हार्मनीज का मतलब जो सौहार्द्रता है आपकी, रिस्पॉन्सिव है आपकी, अनुक्रियाशील है, एंड प्रॉस्परस एशियन, जो आपकी आसियान है, जो एशियन बोल रहा हूं मैं वो आपका आसियान है ना, दक्षिण जो आपके एशिया से संदर्भित आपके देश है। तो इज द सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक विजन ऑफ इंडिया, तो वो आपका केंद्र बिंदु है जो भारत की भी आपकी कैसी नीति है, इंडो पैसिफिक विजन जो है हमारा, जो लक्ष्य है आपका IR के अंतर्गत, ठीक है ना। तो उसी से संदर्भित है, सिंक्रोनाइज हो रहा है उससे। एंड कंट्रीब्यूट्स टू सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन, जिसकी सागर की यहां पर बात की जा रही है। SGAR है, तो ये जो है आपका SAG मतलब SAG जो है आपका, और AR है आपका, जिसको सागर बोला जा रहा है। तो इसमें अंडरलाइन किया जा रहा है, अंडरलाइन किया गया इस कॉन्फ्रेंस में उनके स्पीच के दौरान किसकी इंपॉर्टेंस को, तो एंश्योरिंग एन इंडिपेंडेंट, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। इसमें क्या नया है, स्वतंत्र रूप से नहीं रहेंगे तो व्यापार बाधित होगा, बिल्कुल होगा। ओपन तो रखना ही है, वो उसी से संदर्भित, इंक्लूसिव समावेशी, सबको जो है वो उन रिसोर्सेज का फायदा दिया जाए, समावेशी विकास किया जाए, और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, रूल बेस्ड जो है आपका इस तरीके का आपका पैसिफिक रीजन में नीति रखता है ना। तो हमारा देश भी, तो ही ऑल्सो इन्वाइटेड ASEAN countries to collaborate on various pillars of the Indo-Pacific Ocean Initiative of India। अब इसके बारे में थोड़ा 2-4 लाइन आप लोग देख लीजिएगा, है ना, नेट से ही गूगल किया करिए आप लोग, किताबों के चक्कर में मत पड़िएगा। उसके बाद मतलब कोविड-19 के दौरान की बात कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री उन्होंने रेफर किया था कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स है एंड ब्रॉड सपोर्ट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड वेलकम्ड ASEAN's इनिशिएटिव टू फाइट द एपिडेमिक। तो भैया जो कोरोना के विरुद्ध जो आपकी उनकी लड़ाई थी, ठीक है ना, तो उस इनिशिएटिव को भैया ने उसको प्रोत्साहन किया और बहुत ही जो है उनको खुशी मिली इस तरीके के प्रावधान देख के। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने यह भी अनाउंस किया है कि कंट्रीब्यूशन करेंगे जो आपका $1,00,000 है ना, मतलब एक जो आपका मिलियन है ये, सॉरी, है ना, तो 1 मिलियन आपका $, ये सब डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी यहाँ पर जो है उसको देख लेना चाहिए। तर्क में अगर हम एक आध फैक्ट डाल देते हैं ना तो थोड़ा सा वो काम तो करता ही है कि दिखने में अच्छा लगने लग जाता है, भाई बहुत पड़ा, क्या पता वही बस फैक्ट पता हो, है ना। ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों के चक्कर में एनालिसिस जो आपकी पावर है वो भी निपट जाती है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा दिमाग सोचना ही उतना सीमित कर देता है। अच्छा, आर्टिकल 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल, तो भैया करता क्या है, क्यों उस पद के संदर्भ में क्या कमियां हैं, अच्छाइयां हैं तो क्या अच्छाइयां हैं, है ना, और बुराइयां हैं तो क्या बुराइयां हैं, तो उसका विकल्प दीजिए, है ना, ये तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो आपका मतलब यहाँ पर अनाउंस किया था प्रधानमंत्री जी ने कि कंट्रीब्यूशन करेंगे वो 1 मिलियन जो आपका क्या है $, है, किसको देंगे, जो आपका ASEAN के लिए एक अनुक्रिया के संदर्भ में, रिस्पॉन्स के संदर्भ में फंड होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है, अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, मतलब देखिए अब आर्टिकल क्या है, जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका महत्व यहाँ पर रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया, तो आपकी फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्व को यहाँ पर रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया। अब ये बताइए, ये तो समय की मांग भी है ना कि फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी, अभी तो पता नहीं चल पा रहा है कि भैया कब तक में जो है आपकी वैक्सीन आएगी, अभी तो लगातार जो है संघर्ष चल रहा है, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ASEAN की जो आपकी कनेक्टिविटी है भारत के संदर्भ में,
हैं, ठीक है ना। तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, बांग्लादेश और यहाँ पर जो आपका नॉर्थ ईस्ट से संदर्भित, तो फिर यहाँ साउथ चाइनीज, बहुत सारे हैं आप लोग। तो उन योजनाओं को जो है आप एक बार जो है रिवाइज कर सकते हैं, गूगल करके करिएगा, किताबों में मत ढूंढिएगा, ठीक है ना। और गूगल में अगर कोई समस्या हो तो फिर उसके बाद ऑथेंटिक आप वेबसाइट उठा सकते हैं गवर्नमेंट्स की, है ना। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पर संदर्भ है, जिसको महत्व दिया गया है, तो डिजिटल और आपकी भौतिक कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित किया गया है। और इसी के लिए जो है क्रेडिट लाइन भी जो दी गई है, 1 अरब डॉलर की बात करें, 1 मिलियन जो आपका यूएस डॉलर है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंस जो है आपकी बताया जा रहा है कि प्रमोट करना है रूल बेस्ड रेजिम को, रीजन में हाईलाइट करना है बोथ साइड्स को, है ना, इन द इंडो पैसिफिक रीजन इन कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल लॉज। जो आपके अनक्लॉज है, अनक्लॉज आपका 1982 का है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है ना, और जो आपका कंटेंशियस जोन होता है आपका, और उसके बाद आपका क्या होता है, कंटेंशियस जो आपका जोन होता है उसके बाद क्या होगा, जो आपका EEZ वगैरह होता है। तो आप वो लोग देखते होंगे आप लोग कि 12 आपका और 176 ऐसे जो है 200 किलोमीटर का बाइफर्केशन किया गया है कि भैया यहाँ पर जो है सीमा जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है वहाँ पर प्राधिकार की व्यवस्था की जाएगी, है ना। तो वही है आपका, वही नियम आधारित व्यवस्था को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है, वैसे कल्चर को, है ना, उस तरीके से समाधान को। और ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ही अंडरस्कोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड एम्पावरमेंट। ये सबसे बड़ी बात है कि कोविड के बाद अर्थव्यवस्था के जो मतलब बोला जा रहा है ना कि वापस लौटने के लिए क्या, तो वहां पर आप देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन, एम्पावरमेंट, सप्लाई चेन को जो है एम्पावर करना, वही बताया जा रहा है, एम्पावरमेंट ऑफ सप्लाई चेन टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आफ्टर कोविड। देखिए सीधी सी बात है कि इसी तरीके के जो प्रावधान है वो आपके कोविड के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। और कोविड के इलाज के लिए हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत जो है योगदान देना पड़ेगा, अपने ही शरीर और सामने वाले की भी रक्षा करने के लिए। आसियान के जो लीडर्स हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया भारत के कंट्रीब्यूशन को अभी तक, तो प्रमोट करने के लिए, जो आपके पीस है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और जो आपकी स्टेबिलिटी है इन द रीजन। एंड वेलकम्ड की बात कर रहे हैं, मतलब वहां पर क्या किया गया है, प्रशंसा की गई है, भारत के जो महत्व को वहां पर एक्सेप्ट किया गया है, सब लोगों ने माना है कि भैया इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में यही बात होती है। और ये तो आपका मेन डोमेन है, आपका यही बोला जा रहा है ना कि आपका जो इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी ये वाला जो पार्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपका प्लेटफॉर्म ये होना चाहिए। ये सुनते रहते हैं ना आप लोग, तो भैया यहीं पर सबसे ज्यादा संभावना बनी हुई है, बाकी सब जगह तो दोहन किया जा चुका है। तो एनर्जी हो आपकी सबसे बड़ी जो नीड है आपकी, है ना, इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए, और अब तो सबसे बड़ी जरूरत है कोविड में। आप समझ रहे हैं कि चाइना के ऊपर अगर इतना सारा बैन यूएस और इंडिया ने लगा दिया तो कितना बड़ा उसको नुकसान हुआ होगा, उसके मार्केट को। आप लोग ये अंदाजा तो लगा पा रहे होंगे। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर कि भारत ने जो है इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए जो भी प्रयास किए हैं, जो भी आपके योगदान दिए हैं, उसकी यहाँ पर उसको वेलकम किया गया है, उसको सराहा गया है वहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर नेताओं ने जो है वो मतलब अडॉप्ट किया है आपका न्यू आसियान इंडियन, जो आपका इंडिया के संदर्भ में और आसियान के संदर्भ में एक्शन प्लान है फॉर 2021 से लेके 2025 के लिए, ठीक है ना। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जीएस पेपर 3 से सीधा है ये आपका, ठीक है ना। इकोनॉमी में जो है टेक्निकल स्लो डाउन, मैं काफी दिन से बता रहा हूं आपको कि ये देखा जा रहा है, तो हमको जानने की जरूरत ये है कि टेक्निकली क्या बोला जाता है स्लो डाउन। अगर लगातार जो आपका कोई फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो क्वार्टर से, जैसे मान लीजिए हम एनालिसिस करते हैं, तो लगातार अगर 2 क्वार्टर में अगर ग्रोथ जो है आपकी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है वहां पर, तो उसको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है भैया कि गिरावट देखने को लगातार मिल रही, तो यहाँ पर तकनीकी रूप से जो है रिसेशन स्टार्ट हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ जो पूरा मार्केट है अभी तो अपसाइड है ना, आप लोग न्यूज़ देखा करिए इसको, तो स्टॉक मार्केट वगैरह ऊपर है, तो वो क्या है, क्यों ऊपर है, आप समझ रहे हैं कि भैया उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी में लोगों की छटनी कर दी, तो अपने प्रॉफिट को बढ़ा लिया, है ना, समझ रहे हैं। तो अभी तक जो है कंपनीज की जो रिपोर्ट आ रही है तो उसमें समझ में नहीं आ रहा, लोगों को लग रहा है कि ऊपर ऊपर ऊपर, वास्तव में ऊपर मार्केट खुला है, लेकिन टेक्निकली ऑलरेडी टेक्निकल रिसेशन जो है आपका वो हमारी इकोनॉमी में देखा जा रहा है। तो भारत की इकोनॉमी में लगातार जो है दूसरी बार जो है नेगेटिव जोन में ही रह सकती है। ये बोला जा रहा है कि इंडिया की जो आपकी इकोनॉमी है कैन रिमेन इन द नेगेटिव जोन फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनप्रेसिडेंटेड रिसेशन। कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ नेगेटिव ग्रोथ देखी जा रही है 2 लगातार जो आपके क्वार्टर हैं, तो अब जो है टेक्निकली जो है हम रिसेशन की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। तो ये जो आपका रिजर्व बैंक है उसने एस्टिमेट किया है किस पर, बेस्ड ऑन हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, ठीक है ना। तो सैंपलिंग अच्छी है। लेट अस नो दैट इन द लास्ट क्वार्टर देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ अबाउट 24% इन जीडीपी। बहुत बड़ी बात है ये आपकी, ठीक है ना। और यहां पर ये समझिएगा कि यहां पर जो की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं तो वो ये बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो आपकी
आरबीआई की जो आपकी फाइंडिंग है, ठीक है ना, तो जो आपकी भारत की जीडीपी है उसमें उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ जो 8.6% जो है नेगेटिव जो है और रह सकती है, अराउंड जो है अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है ये। अब यहाँ टेक्निकल स्लो डाउन ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है किसमें, प्रीलिम्स में, ठीक है ना। ये कभी सेपरेट क्वेश्चन पोटेंशियल तो है नहीं कि मेंस में बता देगा कि टेक्निकल जो स्लो डाउन होता है वो क्या होता है, उसके जो है मेन पॉइंट बताइए, नहीं, वहां पर हम इसको एज अ एक पॉइंट जो है आपको यूज कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोविड-19 और उसका इंपैक्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था पे और हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था पर क्या क्या पड़ रहे हैं, और उसके लिए जो है वैश्विक स्तर पर भारत सरकार डोमेस्टिक लेवल पे क्या प्रावधान उठा रही, इस पर ऐसे लिखिए आप, और ऐसे के साथ आंसर भी लिखिए। उसी टॉपिक पे आप 200 से 250 शब्द में आंसर भी लिखिए, और वहां पर 1500 शब्द का जो है 1000-1200 शब्द का आप ऐसे भी लिखिए ना। 1000-1200 काफी यूपीएससी के लिए, लेकिन अगर लंबा भी लिख रहे हैं अभी शब्द सीमा मत दिखिए। एक बार जब हमारे पास कंटेंट हो जाएगा ना, तो आप अपने आप जो है उसको शब्दों को भी जो है वहां पर शब्दों से खेलना सीख जाएंगे, उसको कंटेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसको जो है धीरे धीरे आप छोटा करते जाएंगे। अभी गिन के शब्द वब्द मत लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना, वो एक अलग क्लिष्टता होती है दिमाग की। तो यहां पर जो है टेक्निकली जो अगर कोई भी इकॉनमी अगर स्टे करती है नेगेटिव जोन पे कंसेक्यूटिव आपके अगर 2 क्वार्टर्स हैं, तो उनको बोला जाता है कि भैया अब देश की जो अर्थव्यवस्था है टेक्निकली स्लो डाउन रिसेशन के फेज में एंटर कर गई है, ठीक है ना। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि देन इट इज अज्यूम दैट इकोनॉमी इज इन रिसेशन। वही बात है, आफ्टर द बिग नेगेटिव ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर, बहुत बड़ी थी, आप लोगों को पता है मार्केट भी जो है वो क्रैश हुआ था, है ना। मार्केट के जो न्यूज आती है आप देखते होंगे तो समझ में आ जाता होगा ना कि भैया नीचे जा रहा है, किस तरीके की न्यूज आ रही है, ये सब न्यूज सुनना चाहिए हम लोगों को। इफ द ग्रोथ रिमेन्स इन द नेगेटिव इन द सेकंड क्वार्टर देन ऑफिशियली वी विल बी इन हिस्टोरिकल डाउनटर्न। तो बोल रहे हैं कि भैया अगर रिमेन सेकंड क्वार्टर में भी इस तरीके की आगे भी सतत प्रक्रिया चलती गई तो ऐतिहासिक रूप से हम डाउनटर्न पे आ जाएंगे, ऐतिहासिक मंदी की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे, वहां एंट्री कर जाएंगे हम। इसके बाद यहां पर किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि जो भी आपकी जीडीपी होती, क्या होती है जीडीपी को ऐसे समझिएगा कि ये जो है आपका कोई भौगोलिक क्षेत्र है किसी देश का, तो किसी देश की सीमा के अंदर जो भी आपके उत्पादित क्या होते हैं, उत्पादित आपके वस्तु और सेवाओं का जो आपका मूल्य होता है, कैसा मूल्य, मॉनेटरी मूल्य जो होता है उसको बोला जाता है क्या, जीडीपी। अब इसमें ये मत समझिएगा कि अब्रॉड की इनकम, और ये सीधा एक चीज समझिए, अगर भारत का कोई राज्य क्षेत्र भारत के बाहर भी है तो भारत की आय होगी, है ना, और जो हमारे यहाँ विदेशी जो प्राप्त कर रहे हैं इनकम वगैरह वो उनकी आय है, क्योंकि उनकी जो है आपके देश के संदर्भ में तो हमारी सीमा से प्राप्त कर रहे हैं, तो वो जो है सब्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, जो आप फॉर्मूला में पढ़ते हैं NFIA और ये सब, है ना। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। काफी बार मैंने इकोनॉमी की NCERT की सीरीज में उसको प्रैक्टिकली जो है वहां पर डिक्टेट किया है। तो यहां पर जो है वही बताया जा रहा है कि ओवरऑल जो आपका जीडीपी है अगर उसमें कैसे मापा जाता है, तो गुड्स और सर्विसेज को जो भी उत्पादित आपके वस्तु और सेवा है उसके जो है मौद्रिक मूल्य की गणना की जाती है। देश की जो है आपकी सीमा क्षेत्र के अंदर की बात करें, देश के सीमा क्षेत्र की बात करें, भारत का जो सीमा क्षेत्र है, ऐसा है कि अगर हमने कहीं पर और कहीं फर्म लगाया, हमारी कहीं और पर भी अगर संपत्ति है उस तरीके की, तो वो भी भारत की टेरिटरी में आता है, ठीक है ना। तो वो भारत की इनकम के अंतर्गत वही सब्सट्रैक्शन किया जाता है, जो विदेशी हमारे यहाँ कमाते हैं और हमारे यहाँ के लोग जो आपके विदेश में कमाते हैं, तो उनको जो सब्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है कि भैया किस तरीके से हमारे भारतीयों की स्पेसिफिक जो है आपकी इनकम की बात की जाती है उसमें। तो इट इज कॉल्ड, मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि इन एंड, देखिए सीधी बात है कि एक तिमाही से दूसरी तिमाही तक जो है अगर यहां पर ग्रोथ देखी जाती है, अगर वहां पर नेगेटिव ग्रोथ देखी जा रही है तो उसको बोल रहे हैं रिसेशन है। अब उसी को उल्टा सोचिए कि अगर पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है तो क्या बोलेंगे कि भैया एक्सपेंशन हो रहा है आपकी अर्थव्यवस्था में, विकास हो रहा है ना, अर्थव्यवस्था का समग्र विकास हो रहा है, यहाँ पर तो जो है ग्रोथ देखी जा रही है, तो वही चीज बताई जा रही है, उसका अपोजिट है वो आपका। इसके विपरीत अगर बताया जा रहा है कि एक तिमाही से दूसरी तिमाही में अगर ये कम हो जाती है, नेगेटिव ग्रोथ होती है ना, मतलब ग्रोथ जो है आपकी नेगेटिव होती चली जाती कंसेक्यूटिव 2 मंथ में, तो फिर उसको टेक्निकली बोल दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी की जो है वो अवधि आ गई है, टेक्निकली हम रिसेशन के फेज में आप एंट्री कर रहे हैं। और इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो आपका अगर किसी पीरियड, जो किसी भी पीरियड के संदर्भ में जो रिसेशन से संदर्भित है, अगर वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है इन एन इकोनॉमी, इट इज सेड दैट द स्टेट ऑफ रिसेशन हैज कम इन द इकोनॉमी। नॉर्मल सी चीज है, रेपिटेशन है। इसके बाद एंटीसिपेटिंग बताया जा रहा है, मतलब जो भी आपकी भविष्य की आशंकाएं, कंसर्न है, उसके बारे में बताया जा रहा है, किस तरीके के assumptions किए जा रहे हैं। तो आप इसको समझिएगा, यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो कंपनी की सेल है मे हैव फॉलन आफ्टर द कोरोना क्राइसिस, जो मैंने आपको बताया, बट ड्यू टू कॉस्ट कटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज हैज इंप्रूव्ड। सीधी बात है भैया, इनपुट कम कर दोगे प्रॉफिट बढ़ गया, आपने कर्मचारियों की छटनी कर दी, है ना, उसके बाद जो है वहां पर कॉस्ट कटिंग कर दी है आप, जो उनका इनपुट है ना, तो सेल्स भले गिर जाए
लेकिन जब आप वो जो आपको वहां से घाटा हो रहा है उसको आप यहां से मोबिलाइज कर रहे हैं, इसलिए जो प्रॉफिट में कंपनीज अभी भी दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे होंगे ना, हमारे यहाँ की कंपनीज बोल रही थी कि भैया रिपोर्ट ना जो है वो अभी मत दो, है ना, हमको छूट दे दो, अगली बार देंगे, लोग डर जाएंगे तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए बच रहे थे, क्योंकि जो उनको पता है कि अंदर की स्थिति खराब है। अब अंदर की स्थिति अगर नॉर्मल मार्केट में न्यूज़ चली जाए तो पूरा मार्केट को गिरने में टाइम ही नहीं लगेगा, तो बड़े लोगों का पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा ना भाई। छोटे लोगों का, रिटेलर्स का पैसा जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं उनका पैसा नहीं डूबना चाहिए। आप देखिए पिछले कोविड में, मतलब अभी पिछले 6-8 महीने कितनी कंपनीज मार्केट में आई और जो है उनको जो है वहां से बैन भी कर दिया गया, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। अडानी वडानी की भी कंपनी है, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट में, वहां पर सेबी के पास जाता है, वो केस चलता रहता है। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर इस मार्केट में, जो सबसे बड़ा मार्केट है हमारी अर्थव्यवस्था का, वहां भी बहुत ज्यादा करप्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है अपना इनपुट कम कर दिया तो उनका जो प्रॉफिट है वो आपका बढ़ गया। और इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एस्टिमेट्स हैव बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ vehicle sales to banking liquidity. According to the report, if the economy continues to improve, the Indian economy may grow again by the third quarter. तो भैया अगर हमारे सुधार बरकरार रहेगा तो तीसरी तिमाही तक जो है भारतीय इकोनॉमी जो है अब जो है ग्रोथ की ओर, पॉजिटिव ग्रोथ की ओर जो है वो अग्रसर हो जाएगी। नॉर्मल सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रेगुलर एनालिसिस करते रहिए और किनारे लिख के रख लीजिए कि कोविड एंड इट्स इंपैक्ट, और इंपैक्ट जो है उसके बाइफरकेट कर लीजिए। इकोनॉमी में तो रहेगा ही, और भी डोमेन में देखेंगे हम लोग उसको बाद में, तो अभी आप रेडी करते चलिए। एक लॉन्ग टर्म में ये इवॉल्व होगा टॉपिक, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट हमको आएंगे, हम एक्यूमुलेट करके रखेंगे। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जो है वैसे नोट्स को मेंटेन कर रहे हैं? जैसे मैंने बोला था A4 साइज का जो आपका पेपर होता है ना, तो उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे? मैंने बार बार बोला है कि जो आपका A4 साइज का मान लीजिए पेपर है, इधर इतनी जगह छोड़ दिया हमने, इधर इतनी जगह छोड़ दी। ये जगह क्यों छोड़ा है हमने? क्योंकि ये जो है जब टॉपिक इवॉल्व होगा, एक पन्ने में एक ही टॉपिक, एक ही टॉपिक, बीच में जो है 3 पॉइंट्स लिख लिए, फिर जब पॉइंट्स आएंगे तो हम उसको अपडेट करते चलेंगे। नोट्स ऐसे बनाने हैं हमको, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो फेज है, देखिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन है इन इंडिया और जो उसका कंपैरिजन वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में बताया जा रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए अक्टूबर से जो दिसंबर 2019 की बात की जा रही है। अच्छा, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है बताइएगा जरा मुझे, कि रियल जीडीपी जो है आपका और नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क होता है। सीधी बात है, एक में बेस ईयर होता होगा, एक में करंट प्राइस देखते होंगे, तो किसमें क्या होता है बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट बताई जा रही है रियल जीडीपी ग्रोथ, अब भारत की देखिए अक्टूबर से दिसंबर 2019, फिर जनवरी से मार्च 2020, फिर यहाँ से लॉकडाउन चालू हो गया, अप्रैल से जून 2020 और जुलाई से सितंबर, क्वार्टर लिए हैं यहाँ पर। तो जो आपका क्वार्टर मतलब जो आपका 3 मंथ की जो आपकी अवधि होती है, तो इंडिया 4.1 है ना, फिर देन 3.1 है, फिर -23.9 है, देन -8.6 है। यही बोला जा रहा है कि ये हम टेक्निकली यहाँ पर रिसेशन के फेज में जो है इंटर कर रहे हैं। यूएस देखिए 2.3, 0.3, -9, -2.9, ये भी हो गया। इसके बाद देखिए पूरे वर्ल्ड की हालत देखिए आप, यूके में देखिए 1, -2.1, -21.5 और -9.6, तो ये तो टेक्निकली भाई साहब इंटर कर चुके हैं। चाइना में देखिए वो भी कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, एक ही जगह नेगेटिव आई है। अब उसके डेटा जो है वो अलग टाइप की है, उसमें कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है अपने को तो डेटा से मतलब है। ब्राजील की बात करें तो वहां पर आप देखिए ये क्या है आपका, ये नॉट अवेलेबल है, लेकिन टेक्निकली ये भी इंटर कर रहा है। इंडोनेशिया की बात की जाए तो ये भी इंटर कर रहा है। साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो भैया शुरू से ही ये तो कोविड के पहले से इंपैक्ट देखने को मिल गया। आप तो अफ्रीकन कंट्रीज की हालत जानते ही है ना। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो आपका रिलेटेड है आईएनएस वागीर से, और बताना है कौन सा करेक्ट है। तो भैया फिफ्थ जो आपका स्कॉर्पियन सबमरीन है आपका आईएनएस वागीर, वो बिल्ड किया गया है अंडर जो आपका प्रोजेक्ट 75 है। मझगांव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, प्रोजेक्ट 75 बहुत फेमस प्रोजेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। हैज बीन लॉन्च्ड एट मझगांव, जो आपका डॉक शिप बिल्डिंग, जो आपका शिप बिल्डर्स लिमिटेड है मुंबई में। बिल्कुल ठीक बात है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा लिखा गया है कि ये प्रमोट कर रहा है आपका इंडिया का जो सबमरीन प्रोग्राम है ना, 10 शिप बिल्डिंग यूनिट एमडीएल, जो मझगांव की बात कर रहे हैं, हैज बिल्ट दीज सबमरीन्स कंप्लीटली अंडर मेक इन इंडिया। फिर बात आ गई हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। भैया मैन्युफैक्चरिंग अगर करेंगे तो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट भी होगा। स्किल डेवलपमेंट होगा हमारे यहाँ ही, जब हमारा बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर जो है आपका डिफेंस सेक्टर में जाता है, तो भैया हम अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे, ठीक है ना। वहां से हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी जो बैलेंस कर पाएंगे, हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा। इस तरीके से उसको आप जोड़िएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है आपका, इंफॉर्मेटिव है। तीसरा ये, इट इज
capable of attacking underwater or on the surface with torpedo and tube launched anti-ship जो आपके मिसाइल्स होती हैं। तो यहां तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन यहां पर फ्रेम किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर जो आपका क्वेश्चन है वो आपका फ्लाई ऐश और जियोपॉलीमर एग्रीगेट से रिलेटेड स्टेटमेंट यहां पर फ्रेम किए गए। तो बताना है यहां पर कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ये कि रिसेंटली इंडिया का जो लार्जेस्ट पावर का जो आपका प्रोड्यूसर है आपका, है ना, जो आपका देखिए एनटीपीसी का नाम तो आप इसमें सुनते ही हैं, है ना, तो वही बोला जा रहा है यहां पर कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड जियोपॉलीमर एग्रीगेट्स फ्रॉम फ्लाई ऐश। ठीक है, दूसरी चीज, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि एनटीपीसी का जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जियोपॉलीमर एग्रीगेट फ्रॉम फ्लाई ऐश conforms to the statutory standards of Indian standards and has also been confirmed by the National Cement and Construction Materials Council। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ट्रू हैं। तो और तीसरा जो स्टेटमेंट है, इट विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेचुरल एग्रीगेट्स विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स, जो आपके इफेक्ट्स पड़ रहे हैं ऑन द एनवायरमेंट। सीधी बात है, फ्लाई ऐश के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे बताइएगा। जो मैं आपको बोलता हूं प्लीज लिखिए, उसका बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, उसको स्किप मत करिए कि बाद में कर लेंगे। तुरंत वीडियो देखो 5 मिनट में, देख के लिख दीजिए ना, बनता नहीं है उससे मतलब नहीं है। आप देखिए, उसको पढ़िए पहले आधे एक घंटे, उसके बाद राइट डाउन करिए। ऐसा नहीं कि हमसे बनता नहीं, पढ़ लेंगे तब लिखेंगे, वो दिन कभी नहीं आता कि जब बनेगा, जब कंप्लीट हो जाएगा फिर लिखेंगे। ठीक है ना, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।